साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप कुछ लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और देखेंगे हम लोग आज समान विज्ञान के अंतर्गत बायोलॉजी का एक चैप्टर जो मैं आज शुरू करने जा रहा हूं, एक नए तरीके से, एक नए फॉर्मेट में। इसको देखें। जो पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बेल बटन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जीव विज्ञान में हम साइकोलॉजी तक कंप्लीट कर चुके थे। आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अक्सर एग्जाम में यहां से सवाल पूछा जाता है और वो टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको औतिकी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, औतिकी या हिस्टोलॉजी। जब ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था हिस्टोलॉजी के बारे में कि विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। साइकोलॉजी जहां तक कंप्लीट कर चुके उससे आगे की बात, मतलब उससे ज्यादा एडवांस साइंस में, विज्ञान में या जीव विज्ञान जहां तक हमने पढ़ा था वहां से आगे की कॉम्प्लेक्सिटी, जानवरों में, पौधों में और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की बात यहां पर दिखाई पड़ती। मतलब जो पृथ्वी पर जीव बना सूक्ष्म रूप में, वो जैसे जैसे अपने आप को अनुकूल बनाया वातावरण के, अपने जीवन में होने वाले आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी अपने शरीर में बदलाव किया, धीरे धीरे शरीर में जटिलता आ रही और जटिलता आने के कारण शरीर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो गया। तो उस शरीर के निर्माण के लिए हमने पढ़ा कि सबसे बेसिक यूनिट सेल है। सेल अकेले होता है तो सारा फंक्शन अकेले ही करता, जिसे हमने देखा साइकोलॉजी के अंतर्गत एक सेल एक अलग एंटिटी के रूप में। लेकिन जब शरीर में डेवलपमेंट होता है, शरीर को ज्यादा कार्य करने की जरूरत होती है, ज्यादा अच्छा कार्य करना होता है, तो सेल फिर अकेले काम नहीं करता। क्योंकि आपको पता होगा कि जब एक ही इंडिविजुअल कोई भी चीज अकेले सारा काम करेगा तो काम अच्छा नहीं होता। और इसके कारण कामों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बंटवारा, जिसको श्रम विभाजन कहते हैं, लेबर डिवीजन। जैसे आप देखते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, एक गवर्नमेंट चलती है तो डिपार्टमेंट को बांट दिया जाता है कि कौन डिपार्टमेंट का देख रेख, जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएंगे, ताकि वो डिपार्टमेंट का काम अच्छे से हो सके। और उसके लिए ऐसे लोगों को ऑप्ट किया जाता है, चुनाव किया जाता है जो उस विभाग के या उस क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं, ताकि काम अच्छा हो, डेवलपमेंट अच्छा हो सके। और यही स्थिति जीवों में दिखाई दिया। सेल से जब आगे डेवलपमेंट दिखा तो शरीर को जब आवश्यकता पड़ी और अच्छा काम करने की, ज्यादा काम करने की, डिफरेंट काम करने की, तो शरीर में सेल अपने आप को चेंजेज किया और डेवलपमेंट करके एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम होता है टिश्यू। तो ये ध्यान रखना है कि यहां जो स्टडी होगा वो टिश्यू का स्टडी होगा, जिसको हम लोग ऊतक कहें। तो हिस्टोलॉजी एक इंपॉर्टेंट विज्ञान है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टिश्यू का अध्ययन होता है, ऊतक का। तो सबसे पहला तो ध्यान रखना है कि हिस्टोलॉजी एक लाइफ साइंस या जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें ऊतक का अध्ययन होता है। तो सबसे पहला तो ध्यान रखना है कि ये ऊतक का अध्ययन जो करेंगे इस विषय में, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको समझे पहले। तो ध्यान देना है कि ऊतक टिश्यू को स्टडी के लिए बना। तो जब टिश्यू को स्टडी करेंगे तो दो चीज यहां स्टडी होगा, टिश्यू का स्ट्रक्चर और साथ ही साथ टिश्यू का फंक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि टिश्यू की बनावट कैसी है और टिश्यू का कार्य क्या है। किसी भी जीव में, किसी भी जानवर में या किसी भी पौधे में उसकी बनावट कैसे होती है, टिश्यू किन किन चीजों से मिलकर बनता है और उसका फंक्शन क्या होता है, इसी को स्टडी के लिए हिस्टोलॉजी वर्ड आया या हिस्टोलॉजी विज्ञान की शाखा का विकास हुआ। अब यहां ध्यान रखना है कि हिस्टोलॉजी जो शाखा आया, इस शाखा की शुरुआत एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम है मार्सेलो मालपिगी। तो ये ध्यान रखना है इनका नाम। तो मार्सेलो मालपिगी ने इसको शुरू किया और इसलिए इनको हिस्टोलॉजी का पिता कहा जाता है। ये अक्सर पूछेगा कि औतिकी का पिता कौन, तो मार्सेलो मालपिगी। जबकि ये वर्ड जो है हिस्टोलॉजी, इस शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किया था एक व्यक्ति ने, नाम था मेयर। तो मेयर वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस शब्द को लाया और कहा कि जो टिश्यू को अध्ययन करना है, उस टिश्यू के अध्ययन के लिए अलग ब्रांचेज है, उसका नाम हिस्टोलॉजी होगा।
तो फादर के रूप में इसको, जबकि हिस्टोलॉजी वर्ड के रूप में मेयर को याद रखेंगे। जबकि टिश्यू शब्द सबसे पहले एक व्यक्ति ने यूज किया था जिसका नाम था वाइचैट। तो ये ध्यान रखना है, वाइचैट फ्रांस के रहने वाले और फ्रांस के एक सर्जन थे, और सर्जन होने के कारण जब सर्जरी करते थे तो शल्य चिकित्सा के दौरान उनको बहुत सारी चीजें देखने का मौका मिलता था, और उसी समय एक स्ट्रक्चर पर नजर पड़ा जिसको इन्होंने टिश्यू कहकर संबोधित किया। तो ये ध्यान रखना है कि टिश्यू शब्द सबसे पहले वाइचैट ने दिया। अब यहां ध्यान रखें कि टिश्यू है क्या, एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसको आपको ध्यान रखना, इसी से सारा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which perform सिमिलर फंक्शन। ये ध्यान रखना कि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिससे बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। इसी का नाम उत्तक है। तो ये ध्यान रखना है, उत्तक क्या है, तो सिमिलर सेल्स का समूह। हमने कहा जब तक कोशिका अकेले होता है तो सारा काम वही करता, लेकिन जब कोशिका बढ़ने लगती है बॉडी में या जीवों में, क्योंकि बॉडी अलग अलग प्राणियों का अलग अलग तरह का है। कुछ पृथ्वी पर जीव जो है यूनिसेलुलर है, तो जब यूनिसेलुलर होंगे तो उसमें टिश्यू नहीं मिलेगा। जैसे अमीबा अकेले सेल है और एक जीव भी है, उसमें उत्तक नहीं है। लेकिन जब बॉडी में एक से अधिक सेल हो जाता है तो मल्टी सेलुलर कहलाता है। तो यूनिसेलुलर में उत्तक नहीं होगा, मल्टी सेलुलर में उत्तक मिलेगा। और मल्टी सेलुलर में जब ग्रुप में सेल काम करने लगे, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, मान लिया कि एक सेल है ऐसे, तो ये अकेले है तो ये सेल है, लेकिन यही सेल इस प्रकार से ग्रुप में आ जाए और ग्रुप में काम करने लगे, इस प्रकार से एक समूह बनाते, तो इस समूह का नाम टिश्यू हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, जबकि ये इसमें सेल ही है जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो सेल ही था, अकेले था, लेकिन यहां सेल क्या है, ग्रुप में। और जब ग्रुप में काम करने लगेगा तो इसी सेल के ग्रुप का नाम टिश्यू हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, सेल जो होगा वो सारा सेल समान होना चाहिए, एक तरह का। क्योंकि आपको पता ही है, नेचर का रूल है कि समूह या ऑर्गेनाइजेशन तभी चलता है जब एक ही तरह के मेंबर या सदस्यों का समूह बना होता है। अलग अलग विचार के, अलग अलग थिंकिंग थॉट के या अलग अलग काम करने वाले चीजों को आप समूह बना देंगे तो समूह काम नहीं कर पाएगा। जैसे शिक्षक का अलग समूह है, डॉक्टर का अलग समूह है, इंजीनियर का अलग समूह है, पॉलिटिशियन का अलग एक ग्रुप है। तो हर चीजों का ग्रुप है, और उस रूप में सेल भी सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर स्ट्रक्चर में भी और सिमिलर फंक्शन में भी। तो समान होना चाहिए और साथ ही साथ समान कार्य करना चाहिए। अगर ये दोनों कैरेक्टर दिख रहा है तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को ही टिश्यू कहा जाता है। तो इतना चीज आप पहले ध्यान रखें कि टिश्यू क्या है। तो टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है, मतलब समान कोशिकाओं का समूह है जो एक ही तरह का काम करता है, और इसलिए उसको हम सेल को ग्रुप के रूप में, उत्तक के रूप में उसका संकेतिक या संबोधन करते हैं। तो यहां ध्यान रखना है कि सेल ही को स्टडी करना, लेकिन ग्रुप में स्टडी करना। अब यहां ध्यान दें कि सेल से बॉडी बनता है और सेल से ही उत्तक बनता है। और मल्टी सेलुलर जीवों में, पौधा या जानवर, जब सेल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ग्रुप में बटेगा और ग्रुप में बट करके काम करेगा। जैसे हमारे ही बॉडी की बात करें तो मानव में देख रहे हैं, श्वसन के लिए अलग अंग है, ब्लड को दौड़ाने के लिए अलग अंग है, हड्डियों के लिए अलग व्यवस्था है, मसल्स के लिए अलग व्यवस्था है, दिमाग के लिए अलग व्यवस्था है। तो सब अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग सेल से बना हुआ, और जितना भी हमने नाम लिया वो सब अलग अलग तरह के उत्तक है। तो ध्यान रखना है कि यहां पर काम के आधार पर सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, और टिश्यू से ही किसी भी जीव के शरीर बने होते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी जीव है पृथ्वी पर, उसका शरीर है जो मल्टी सेलुलर है, उसमें मैक्सिमम अधिकांशतः मल्टी सेलुलर जीवों में टिश्यू का विकास होता। कुछ मल्टी सेलुलर ऐसे भी हैं जिसमें टिश्यू नहीं होता, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन चैप्टर में। जैसे पोरीफेरा एक ऐसा वर्ग है स्पॉन्जेज का, वो मल्टी सेलुलर होते भी ग्रुप में काम नहीं करता, तो वहां उत्तक नहीं मिलेगा। लेकिन अधिकांशतः पोरीफेरा को छोड़ दें तो बाकी पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं जो मल्टी सेलुलर, सब में उत्तक, और उत्तक का काम ही है
शरीर को बनाना। अब जब शरीर को बनाने की जरूरत पड़ती है तो उत्तक को हम बांटते हैं, और जब बांटते हैं तो इसको हम टाइप्स ऑफ टिश्यू कहते हैं, उत्तक के प्रकार। तो उत्तक के प्रकार क्या है इसको समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। कि टाइप ऑफ टिश्यू को ध्यान रखना है कि कौन कौन से उत्तक हैं, और उस उत्तक का क्या क्या फंक्शन है हमारे बॉडी में, या जहां भी उत्तक है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, किस लिए बना हुआ, ताकि उसी से बहुत सारा सवाल पूछे। और जब टाइप ऑफ टिश्यू की बात आती है तो उत्तक को फिर हम लोग दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहला भाग जो है उसको एनिमल टिश्यू कहा जाता, ये ध्यान रखना। जबकि दूसरा जो उत्तक है उसको प्लांट टिश्यू कहते। मतलब उत्तक जीवों के आधार पर दो तरह का, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। ये है जंतु उत्तक और ये है पादप उत्तक। तो बिल्कुल आसान है, इसको ध्यान रखना है, कुछ है नहीं, कॉन्सेप्चुअली समझ लेना। क्योंकि हमने कहा मल्टी सेलुलर जीवों में उत्तक होगा, पूरी फिरा को छोड़ दे तो सब में उत्तक है। अब यहां ध्यान रखना है कि वैसा उत्तक जिसके द्वारा जानवरों का शरीर बना होता है, तो जानवरों का शरीर जो बनेगा, तो शरीर का निर्माण जो करता है उसी को हम एनिमल टिश्यू कहते हैं। तो जो जानवर में मिलेगा वो एनिमल टिश्यू। जबकि वैसे उत्तक जिसके द्वारा पौधों के शरीर का निर्माण होता, तो पौधे के शरीर का निर्माण होगा तो उसको हम प्लांट टिश्यू माने। अब यही दोनों का स्टडी करना, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू, जिसको हम लोग एक बेसिक फ्रेम के तौर पर एक डायग्राम से, चार्ट की मदद से बिल्कुल आसानी से स्टडी कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसी को हम लोग एक एक करके, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। तो यही दोनों को हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यू का टाइप्स, उसके प्रकार, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कार्य, कि क्या फंक्शन है उसका हमारे शरीर में या जानवरों के शरीर में। तो ध्यान देना है, एक एक करके हम दोनों को देख लेंगे, जिसमें हम आज बात करेंगे एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू को हम यहां आपको डिटेल में एक चार्ट की मदद से समझाने जा रहे हैं। बिल्कुल इसको समझना है और इसको याद रखना। अगर आप ये चार्ट याद रखते हैं तो इससे ज्यादा सवाल आपसे किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाए, जिसको हम एकदम बेसिक तौर पर डायग्राम के तरीके से समझाने का प्रयास करें। तो एनिमल टिश्यू, अभी हमने कहा कि जो जानवरों में पाया जाए वो एनिमल टिश्यू है। और जब एनिमल टिश्यू की बात आती है तो ध्यान रखना है कि एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ये ध्यान रखना। तो पहला तो ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं उन जानवरों में उनका जो बॉडी बना होता है उसको बनाने के लिए 4 तरह की उत्तक की जरूरत है। और यही 4 उत्तक मिल करके किसी भी जानवर के शरीर का निर्माण कर देते हैं। तो कभी भी पूछ दे कि जानवरों में कुल कितने प्रकार के उत्तक, तो 4 प्रकार के उत्तक मेनली। फिर 4 का सब डिवीजन भी, उप विभाजन भी, जो हम लोग देखेंगे। तो उप विभाजन को भी ध्यान रखना है और मेन डिवीजन को भी ध्यान रखना। तो 4 प्रकार के जब उत्तक की बात आएगी तो चारों को हम लोग यहां डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, और यही चारों को आपको ध्यान रखना, एक एक करके देखेंगे। तो पहला जो उत्तक है यहां पर, उसका नाम है उपकला उत्तक, ये ध्यान रखना। तो उपकला उत्तक जानवरों में पहला टाइप है। और बिल्कुल हम ध्यान रखना है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल समझा रहे हैं कि कोई भी जानवर का शरीर का जो सतह होता है, सतह मतलब सरफेस, चाहे वो सतह बाहर में हो या अंदर में हो, उन सभी सतह का निर्माण के लिए इस उत्तक की जरूरत एकदम ध्यान रखना है, सतह पर पाया जाए। जैसे त्वचा सतह है तो त्वचा जो बना हुआ उपकला उत्तक का बना हुआ। मुंह खोलेंगे, आ करेंगे तो अंदर में सतह है, तालू का सतह है, जीभ का सतह है, गाल का सतह है, या नली जो गया है, हवा की नली, भोजन की नली, उसके के अंदर भी सतह है। पाइप कोई भी है बॉडी में, जैसे ब्लड वेसल्स है, किडनी ट्यूबुल्स है, या यूरेटर है जिससे यूरिन बाहर आता है, तो सब नली है। या स्पर्म बाहर आने के लिए जो नली है वो सब एक सतह है।
तो जितने भी सतह मिलेंगे सब इसी से बने। तो ध्यान रखना है कि उपकला उत्तक जो होता है वो जानवरों के शरीर के सतह का निर्माण करता। तो ध्यान रखना है, जानवरों के शरीर के सतह का निर्माण करेगा ये। तो अक्सर एग्जाम में पूछ देगा, अब एग्जाम्पल पूछेगा तो उसको ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल हम बताएं तो एग्जाम्पल हम बिल्कुल लिख रहे हैं, उसको ध्यान रखना। तो एग्जाम्पल जैसे त्वचा अगर पूछ दे तो त्वचा एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ। जैसे आहार नली पूछ दे तो आहार नली की जो सतह है वो इससे बना हुआ, या श्वास नली पूछ दे तो इससे बना हुआ, या जनन नली पूछ दे तो इससे बना हुआ, या कोई भी शरीर की ग्रंथि है ग्लैंड्स वो इसी से बना हुआ, या पसीने की ग्रंथि है तो इसी से बना हुआ है। तो ये ध्यान रखना है, ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपसे पूछा जाएगा। और सबसे पहले तो ध्यान रखना है इसको कि ये सतह पर होता है, और जितने भी सरफेस हैं वो सरफेस चाहे आंतरिक हो या सरफेस बाह्य हो, मतलब इंटरनल सरफेस हो या एक्सटर्नल सरफेस हो, जो भी सरफेस होगा उन सभी का निर्माण उपकला उत्तक से होगा। तो पहला तो ध्यान रखना। दूसरा ध्यान दें कि दूसरा जो एनिमल टिश्यू होता है वो दूसरा वाला जो टाइप है उसका नाम है संयोजी उत्तक। ये ध्यान रखना है, संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू। और संयोजी उत्तक का मतलब होता है संयोजन करने वाला होता है। संयोजन मतलब जोड़ने वाला। तो ध्यान रखना है कि शरीर में विभिन्न अंगों को जोड़ने वाला जो उत्तक होता है उसी को संयोजी उत्तक कहते हैं। पहला तो ध्यान रखना कि डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ेगा ये, और जोड़ने के काम के कारण इसको संयोजी उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू कहा गया। अब यहां ध्यान रखना है कि विभिन्न अंगों को जब जोड़ा जाएगा तो इसी के द्वारा शरीर के अधिकांश भाग का निर्माण होगा। तो ये ध्यान रखना है, शरीर का अधिकांश भाग इसी से बना होता है, अर्थात यह वह उत्तक है जो शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये ध्यान रखना है। कभी पूछ दे कि जानवरों के शरीर में कौन सा उत्तक सबसे अधिक होगा तो संयोजी उत्तक होगा, और ये जोड़ने का काम करेगा। कनेक्टिव टिश्यू नाम ही है इसको, कनेक्ट करना एक दूसरे से। और जब कनेक्टिव टिश्यू को बांटेंगे तो फिर कनेक्टिव टिश्यू का 4 टाइप होगा, और 4 टाइप को ध्यान रखना, 1 2। तो 4 टाइप में पहला पहले देख लेते हैं, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो टिश्यू है यहां नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ध्यान रखना है एरियोलर को। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ऐसा संयोजी उत्तक है जिसका निर्माण तंतु से होता है। ये ध्यान रखना है, तंतु मतलब फाइबर, धागा, रेशा। क्योंकि जोड़ना है तो रस्सी चाहिए, और रस्सी के द्वारा ही हम किसी भी चीज को बांध सकते हैं। और वही स्थिति यहां है कि इस एनिमल में जब जोड़ने की जरूरत पड़ती है और रस्सी की जरूरत पड़ती है तो उस रस्सी का निर्माण एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू करता है। और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू तंतु से बना होता है, ध्यान रखना है, फाइबर से। और जब तंतु से बनता है तो फिर इसको 2 पार्ट में बांटा जाता है। मतलब एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू 2 तरह का, एक का नाम है टेंडन, ये ध्यान रखना, और एक का नाम लिगामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये दोनों पूछा जाता है। तो एक टेंडन है, दूसरा लिगामेंट, और दोनों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और दोनों तंतु से बना हुआ। आप टेंडन को ध्यान देंगे कि टेंडन जो है ये बहुत हार्ड होता है, कठोर होता है, और कठोर होने के साथ साथ एक काम करता है, कठोर स्ट्रक्चर का निर्माण करके शरीर के 2 इंपॉर्टेंट चीजों को जोड़ता है। और जोड़ने का काम क्या है कि यह हड्डी तथा मांसपेशियों को जोड़कर रखता है। तो ये ध्यान रखना, ये पूछेगा एग्जाम कि हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है कौन, तो टेंडन करता है। जबकि लिगामेंट की बात करें तो लिगामेंट जो होता है वो लचीला होता है,
और ये करता क्या है, तो हड्डी को हड्डी से जोड़ देता। ये दोनों को ध्यान रखना। और दोनों कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर का पार्ट है, चूंकि तंतु से बना हुआ, फाइबर से, तो हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ेगा तो स्ट्रक्चर टेंडन कहलाएगा। जैसे मसल्स है हमारे हाथों में, ऐसे इसको खींचे तो ये हटेगा नहीं, क्योंकि मसल्स हड्डियों को पकड़े हुए ताकत से, और जिस चीज से पकड़े हुए है उसी का नाम टेंडन है। अब हाथ को फोल्ड करें ऐसे, तो ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी मूव कर रही है, यहां फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की जरूरत है। और ये फ्लेक्सिबल रस्सी है जो बांधे हुए इस नीचे की हड्डी को ऊपर की हड्डी से। जहां जहां ज्वाइंट्स है वहां पर लिगामेंट है। आप सुनते होंगे कि बोन फ्रैक्चर कर जाता, हड्डियां टूटती है, जोड़ना आसान होता, क्योंकि वहां पर हड्डियों में आप काम कर सकते हैं। उसको अगर अलाइनमेंट ला करके सीधा रखा जाए स्थिर, तो कैल्शियम के डिपोजिशन से जम जाता। लेकिन ये तंतु है, फाइबर, लिगामेंट किसी का ब्रेक कर जाए तो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो धागा, और धागा कैल्शियम के डिपोजिशन से नहीं जुड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये दो स्ट्रक्चर, और दोनों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जब यहां के बाद संयोजी ऊतक में दूसरा टाइप देखेंगे, तो दूसरा टाइप जो है एरियोलर के बाद, उसका नाम है एडिपोज टिश्यू। तो ध्यान रखना है ये एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है, या इसको हम एडिपोज टिश्यू ही लिख रहे हैं, क्योंकि कनेक्टिव का ही टाइप है, तो कनेक्टिव लिखने न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और एडिपोज टिश्यू जो है एक ऐसा ऊतक है जिसमें वसा होता है। वसा मतलब फैट्स, ये ध्यान रखना। तो ये ध्यान रखना है, कभी पूछ दे कि बसीय ऊतक होते हैं कौन तरह के, तो संयोजी ऊतक। और वसा खासकर स्तनधारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। मैमल्स में फैट्स का बहुत रोल है हमारे जीवन में। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, जिसके द्वारा शरीर के बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। जो भोजन में हम फैट्स लेते हैं वो एडिपोज टिश्यू के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसका काम है शरीर को हीट देना, उष्मा, और उष्मा दे करके शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। तो ध्यान रखना है कि जब भी हमारे शरीर के तापमान के रेगुलेशन की बात आएगी तो एडिपोज टिश्यू की चर्चा हो। यहां ध्यान रखेंगे वसा युक्त संयोजी ऊतक को ही हम नाम देते हैं एडिपोज टिश्यू। और एडिपोज टिश्यू वसा युक्त है, जिसका काम है बॉडी को हीट देना। अब हीट देने वाला जो ऊतक है ये भी दो तरह का, एक का नाम है व्हाइट एडिपोज टिश्यू, ये ध्यान रखना है, व्हाइट एडिपोज टिश्यू, जबकि दूसरा का नाम है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो ये ध्यान रखना है, जैसे यहां टेंडन और लिगामेंट है, यहां व्हाइट और ब्राउन एडिपोज टिश्यू है। व्हाइट में ध्यान रखना है कि यहां वसा जो होता है वो वसा का बूंद बड़ा होता है, ये ध्यान रखना, जबकि यहां जो होगा वसा का बूंद छोटा होगा। और बड़ा और छोटा, जैसे दाल लें और दाल में घी डाल दें वसा, और उसको चम्मच से स्टीयर कर दें, तो आपको दिखेगा उसके सतह पर छोटे बड़े ड्रॉपलेट्स, बूंदें दिखाई देगी। तो जिसमें बड़ा बड़ा बूंद होता है वो व्हाइट एडिपोज टिश्यू, जिसमें छोटा होता है वो ब्राउन एडिपोज टिश्यू। अब यहां ध्यान रखना है कि दोनों का काम है हीट देना, जबकि ये ध्यान देना है कि एक बच्चा या बचपन में, जो बचपन का काल होता है, उस बचपन में एडिपोज टिश्यू ही होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि एडिपोज टिश्यू में माइटोकॉन्ड्रिया होता है बहुत अधिक। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं डिटेल में। इसका काम है एटीपी का निर्माण करना, एटीपी से उष्मा देना बॉडी को। और इसलिए नेचर ने एक बनावट दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, कि एक बच्चा जो केयरलेस है, जो अपना देखभाल नहीं कर सकता है, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हीट को रेगुलेट करना। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो गर्मी के दिन में भी उसे ठंड लगती है, क्योंकि उसका इस इन्वायरमेंट में पहली बार सामना होता, और तब उससे बच सके, इसके लिए नेचर ने एडिपोज टिश्यू बचपन में सबसे इंपॉर्टेंट दिया। तो एग्जाम में पूछ दे कि बच्चों को या बचपन में ठंड कम लगती है, क्यों? क्योंकि एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, बचपन में एडिपोज टिश्यू जो होता है वो ब्राउन वाला होता है, ध्यान रखना, और ब्राउन वाला सबसे अधिक होगा, और ब्राउन धीरे धीरे घटेगा और इसका जगह व्हाइट वाला ले लेगा, ये ध्यान रखना। तो
तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू बच्चों में सबसे ज्यादा होगा और उम्र बढ़ने पर ये ब्राउन कन्वर्ट करेगा किसमें, व्हाइट में। क्योंकि व्हाइट में उतनी उष्मा नहीं होती है, क्योंकि बड़े होने पर शरीर के अपने एडजस्टमेंट या अपने देखभाल का एक तरीका आ जाता है कि कैसे हमको देखभाल करना, तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस घटती है। लेकिन बचपन में चूंकि बच्चे इनोसेंट हैं, अपना केयर नहीं कर सकते, इसलिए ब्राउन एडिपोज टिश्यू की जरूरत उसको ज्यादा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हीट देता है और बच्चे आसानी से जीवित रह जाते हैं ठंड में भी। तो ध्यान रखना है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा ब्राउन घटेगा और उसका जगह व्हाइट ले लेगा। बुढ़ापे में देखते होंगे जो बुजुर्ग होते हैं, जब विंटर सीजन आता है उनके लिए सबसे वो चुनौतीपूर्ण सीजन होता है साल भर का। और अक्सर देखते होंगे गांव में, घरों में, मोहल्ले में बुजुर्ग लोग की ज्यादा डेथ जाड़े में होती है, क्योंकि उनके शरीर में हीट को कंटेन करने की क्षमता नहीं है। और जब ठंड ज्यादा पड़ती है तो उस ठंड के कारण उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन डिस्टर्ब होता है और वो अचानक से ही कोलैप्स कर जाते हैं। और इसलिए क्योंकि उनमें व्हाइट एडिपोज टिश्यू ब्राउन नहीं है, तो ध्यान रखना है व्हाइट और ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तीसरा जो एडिपोज टिश्यू है, तीसरा जो कनेक्टिव टिश्यू है सी, इसका नाम है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू, कंकाल उत्तक। तो कंकाल उत्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और कंकाल उत्तक के अंतर्गत ध्यान रखना है कि इसके द्वारा शरीर के ढांचा या कंकाल का निर्माण होता। तो कंकाल समझते ही हैं कि बॉडी में अगर मांसपेशियों को हटा दिया जाए, ब्लड को हटा दिया जाए, तो जो ढांचा बचता है वही कंकाल है। और कंकाल के बारे में सबको पता कि कंकाल हड्डियों से बनता, लेकिन हड्डियों के अलावा भी एक स्ट्रक्चर है। मतलब यहां भी दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। जो ध्यान रखना है कि दो तरह के यहां पर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। एक जो स्ट्रक्चर है जिसको बोन कहा जाता है, और एक स्ट्रक्चर जिसको कार्टिलेज कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है बोन और कार्टिलेज को। तो दोनों, एक है अस्थि और एक है उपास्थि, ये ध्यान रखना। तो अस्थि और उपास्थि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम जो हमारे पढ़ते हैं कि हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं और 639 मसल्स हैं। कार्टिलेज की संख्या भी बहुत अधिक है। तो ये ध्यान रखना कि हड्डियां जो भी बनी हुई है सब इसी टिश्यू से बनती। अब इस टिश्यू में यहां ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट कि यहां पर एक सेल है जिसका नाम ऑस्टियोसाइट है, इसलिए हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता। जबकि कार्टिलेज का निर्माण एक अलग सेल से होता है जिसको कॉन्ड्रियोसाइट कहा जाता है। ये दोनों सेल का नाम पूछा एग्जाम कि हड्डियों के कोशिका का नाम ऑस्टियोसाइट और कार्टिलेज की कोशिका का नाम कॉन्ड्रियोसाइट, और ये दोनों मिल करके हमारे शरीर के ढांचा या फ्रेमवर्क का निर्माण कर देते हैं कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर। तो स्केलेटल टिश्यू जो ढांचा बनाता है, कंकाल बनाता है, दो तरह का, बोन और कार्टिलेज। तो ये देख रहे हैं हम लोग। और चौथा जो है कनेक्टिव टिश्यू में, वो एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है डी, जिसका नाम है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी उत्तक, और तरल मतलब लिक्विड है, लिक्विड स्टेट में होता है। जब ब्लड हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर इसको चर्चा करेंगे। तो तरल संयोजी उत्तक मतलब वैसा संयोजी उत्तक जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को ध्यान रखना है कि यह भी दो तरह का है। एक का नाम है ब्लड और एक का नाम है लिम्फ। तो ध्यान रखना है ब्लड और लिम्फ को। एक ब्लड है और लिम्फ है, इसको रक्त कहते हैं और इसको लसिका कहते हैं। तो ध्यान रखना है रक्त और लसिका। तो ब्लड और लिम्फ दोनों जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। क्योंकि हमको पता है या आप लोग पढ़े होंगे, जहां से भी साइंस शुरू होता है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम जब पढ़ते हैं तो वहां पर चर्चा होती है ब्लड और लिम्फ की। और ब्लड शरीर में दौड़ता रहता है, लिक्विड स्टेट में है ब्लड वेसल्स के अंदर, जबकि लिम्फ वेसल के अंदर दौड़ता है। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ध्यान रखना है कि ब्लड जो है ये लाल होता है जबकि ये सफेद होता है, ये ध्यान रखना।
दोनों अलग अलग नली में दौड़ता है। जो ब्लड में नली में दौड़ता है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, और जो लिम्फ जिस नली में दौड़ता है उसको लिम्फ वेसल कहते हैं, लसिका वाहिनी। अब यहां ध्यान रखने की लाल जो है ब्लड, इसमें 3 तरह के सेल है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। ये 3 सेल, ये ध्यान रखना है। जबकि जब सफेद की बात करें तो यहां पर ये दोनों है, लेकिन आरबीसी नहीं, मतलब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, लेकिन आरबीसी नहीं होता। और जितना आरबीसी इसमें होता है उसी की संख्या के आधार पर इसमें डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज्यादा होती, और दोनों मिलकर के बैलेंस करता। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां पर ये दोनों आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट से बना हुआ जो ब्लड है, और आरबीसी को हटा दें तो जो बच जाता है वो लिम्फ है, जबकि दोनों अलग अलग नली में बह रहा है। ध्यान रखना है कि कभी पूछ दे कि रक्त का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें आरबीसी है, ये आरबीसी ही इसको रेड कलर देता है। ये पूछ दे कि लिम्फ जो लसिका है वो सफेद होता है क्यों, क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं। अब यहां ध्यान रखना है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स जो है, इसके द्वारा जो ब्लड है, ये ब्लड का काम है जो हम लोग को पढ़ना है। ये ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो परिवहन का है, मेन फंक्शन। इसके अलावा भी कई काम है, इसको ध्यान रखना। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो हमारे शरीर में होता है वो सारा परिवहन का काम ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत ब्लड ही करता है। जैसे ऑक्सीजन को ढोना, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोना, भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को ढोना, हार्मोन को ढोना, सभी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेवारी, जो हम दवा खाते हैं या इंजेक्शन पड़ता है, वो सब को ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता। ये ध्यान रखना। जबकि लिम्फ का जो काम है, ये ध्यान रखना है कि जब लिम्फ के बारे में फंक्शन पूछ दे तो लिम्फ का काम है रोगों से सुरक्षा देना। तो जब प्रोटेक्शन की बात आएगी तो लिम्फ वेसल के अंदर मौजूद लिम्फ महत्वपूर्ण काम करेगा। तो ये ध्यान रखना है। उपकला उत्तक और संयोजी उत्तक, जो भी टाइप्स बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव जीएस में यहीं से सवाल पूछता है। ऐसे फाउंडेशन में हम लोग और भी डिटेल में जाते हैं, बहुत सारी चीजों को समझते हैं, एक चीज को, लेकिन जो एग्जाम में जरूरी है वो वीडियो क्लास के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। इसको ध्यान रखें, टाइप ऑफ टिश्यू को, और टिश्यू में इस ब्रांचेस के अंतर्गत कौन कौन स्ट्रक्चर किस टिश्यू के अंतर्गत है, और उसका शरीर में फंक्शन क्या है, कहां पर उसकी इंपॉर्टेंस है। तो आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे टिश्यू में आगे की बात। इसके अलावा अगला जो वीडियो होगा वो फिजिक्स का वीडियो होगा, भौतिकी का, जो स्केलर एंड वेक्टर के बाद की बात करेंगे हम लोग एक विशेष टॉपिक पर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बेस्ट ऑफ लक।